हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, व्यापार और व्यापारियों के बारे में कैसे जानकारी मिली। You read about the northern black polished ware in chapter number 8. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. हमने चैप्टर 8 में काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिली हैं। How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. तो सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग स्थानों पर बेचते थे। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, जैसा कि दक्षिणी भारत सोना के लिए प्रसिद्ध है। स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीसियस स्टोन्स, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। पीपल वाज particularly valued in the Roman empires, so much so that it was known as black gold. So traders carried many of these gold goods to Rome in ship, across the sea and by land in caravans. काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. Can you think how and why this reached in India? इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकते हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? Here is a poem about trade, यानी कि व्यापार से जुड़ी हुई कविता यहाँ पे दी हुई है। Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon wind to cross the seas more quickly. व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों की खोज की। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी ही पूरी कर लेते थे। So if they wanted to reach the western coast of subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these long journeys. वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, यानी कि तटों से लगे हुए राज्य। द सदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट is marked by a long coastline and with hills, plateau and river valley. इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी मैदान हैं। Among the river valley, that of the Kaveri is the most fertile. नदियों में से कावेरी नदी सबसे उपजाऊ नदी थी। Chiefs and kings who controlled the river valley and the coast become rich and powerful. मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के
सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंडर। दिस इज अ तमिल वर्ड meaning three chief used for the head of three ruling families, the Chaus, Cheras and Pandyas, who become powerful in South India around 2300 years ago. यह एक तमिल संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक के परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। Each of the three chiefs had two centers of power, one inland and one on the coast. Of these 6 cities, 2 were very important, Puhar or Kaveripatnam, the port of the Chalos, and Madurai, the capital of the Pandyas. इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। जो मुखिया होता था इनसे नियमित कर नहीं लेता था। दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। वे लोगों से उपहार मांगते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ and distribute the rest among their supporters, including members of their family, soldiers and poets. इनमें से वे कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थक, रिश्तेदार, सिपाही तथा कवियों में बांट देते थे। Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stone, gold, horses, elephant, chariots and fine clothes. अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। Around 200 years later, a dynasty known as the Satvahana became powerful in western India. The most important ruler of the Satvahan was गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother Gautami Balsri. He and other Satvahan rulers were known as lords of the Dakshin Patha, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य भी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर भी अपनी सेनाएं भेजी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, यानी रेशम मार्ग की कहानी। द रिच ग्लोजी कलर्स ऑफ सिल्क as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल प्रक्रिया थी।
Raw silk has to be extracted from the cocoons of silk worm, spun into thread and then woven into clothes. रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। इसके लिए रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चाइना में 7000 साल पहले हुआ था। While the method remained a closely guarded secret for the thousands of years, some people from China who went to distant land on foot, horseback, and on camel carried silk with them. इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंट पर कुछ लोग दूर दूर की जगह जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। The paths they followed come to be known as the Silk Road. जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग के नाम से जाना गया। Sometimes Chinese rulers sent gift of silk to ruler in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome. करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। It was very expensive as it had to be bought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ और रेगिस्तान जैसे रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, जिस कारण ये रेशम का कपड़ा और भी महंगा होता था। Which shows the Silk Route and its branches. पेज 76 से 77 मैप नंबर 6 में आप सिल्क रूट को देख सकते हैं। Some kings tried to control large portions of the route. This was because they could benefit from taxes, tributes, and gifts that were bought by traders traveling along the route. कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इन रिटर्न दे ऑफ्टन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से आक्रमण के लिए सुरक्षा देते थे। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushans, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। Their two major centers of power were पेशावर एंड मथुरा। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी उनके राज्य में इंक्लूड था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउंट ऑफ द रिवर इंडस, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी।
The Kushans were among the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coin. These were used by traders along the Silk Route. कुषाण इस महाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। Here is a question. Why do you think it would have been difficult to use carts along the Silk Route? सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग करना क्यों कठिन होता होगा? सिल्क was also sent from China by sea. जो सिल्क था, रेशम जो था, चीन से समुद्र के रास्ते भी निर्यात होता था, जिसका मैप आप पेज 76 से 77 पे देख सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. Ashwagosha, a poet who composed a biography of Buddha, the Buddha Charita, lived in his court. Ashwagosha and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit. कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले ही शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। Here is a sculpture from the stupa of Sachi. A new form Buddhism known as महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। अब इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। दिस हैज टू डिस्टिंक्ट फीचर, इसके दो विशेषताएं थी। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज shown in a sculpture by using certain sign. For instance, now a statue of Buddha were made. Many of these were made in Mathura while others were made in Takshashila. पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, लेकिन अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। द सेकेंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बोधिसत्वस। दूसरा जो परिवर्तन था बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। दीज वेयर सपोज्ड टू बी पर्सन्स हु हैड अटेन्ड इनलाइटमेंट। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। वंस दे अटेन्ड इनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय however instead of doing that, लेकिन ऐसा करने की बजाय they remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China and later to Korea and Japan. लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने लगे और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। Buddhism also spread to western and southern India where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में भी हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं।
हेयर इज अ पिक्चर ऑफ बुद्धा। मथुरा में बनाई गई बुद्ध की प्रतिमा का ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। अ केव एट केरला, महाराष्ट्र। कार्ले, महाराष्ट्र में बनी हुई गुफा की एक चित्र। सम ऑफ दीज केव्स वेयर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस। इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानी के ऑर्डर पर, उनके कहने पे बनाई जाती थी। अदर बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। और कुछ गुफाएं व्यापारी तथा किसानों के द्वारा बनवाई जाती थी। These were often located near passes through the Western Ghats. यह अक्सर वेस्टर्न घाट के पासेस के पास, दर्रों के पास बनाई जाती थी। Roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. The quest of the pilgrims, यानी कि तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। A trader journeyed to distant land in caravan and ships. Pilgrims often travelled with them. व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। पिलिग्रिम्स क्या होता है? पिलिग्रिम्स उन तीर्थयात्रियों को कहा जाता है जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा किए करते थे। The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims. इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन का बौद्ध तीर्थयात्री फान शेन काफी ही प्रसिद्ध है। Who come to the subcontinent about 1600 years ago, जो इस उपमहाद्वीप पर 1600 साल पहले आया था। Wen Shang, who come about 50 years after Zunzang. वेनसांग जो था 14 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। दे केम टू विजिट प्लेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनास्टरीज। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत पे आए थे। ईच ऑफ दीज पिलिग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। दे रोट ऑफ द डेंजरस दे इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स विच ऑफ्टन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनास्टरीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विथ देम। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। वेनसांग, who took the land route back to China, carried back with him a statue of Buddha made of gold, silver and sandwood and over 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses. Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit to Chinese. वेनसांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की प्रतिमा तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, इसके बारे में हम जानेंगे। वेनसांग and other pilgrims spent time studying in Nalanda
the most famous Buddhist monasteries of the period. This is how he described it. वेनसोंग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार केंद्र विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। The teachers are men of the highest ability and talent. They follow the techniques of the Buddha in all sincerity. The rules of the monastery are strict and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day and the old and the young men mutually help one another. Learned men from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrants difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 of 8 out of every 10 are not able to answer. वेनसोंग ने लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी ही सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुक से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछता है। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 लोग सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति यानी कि भक्ति की शुरुआत। This was also the time when the worship of certain deities which become a central feature of later Hinduism gained in importance. इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। These deities included Shiva, Vishnu and goddess such as Durga. बाद में इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हुए। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity. भक्ति उस समय की काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low sects, men or women, could follow the path of bhakti. भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of Hindu which is included in Mahabharata. भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। In this, Krishna, the god, asked Arjun, his devote and friend, to abandon all dharma and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil. इसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दिया है। केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। This form of worship gradually spread to different parts of country. पूजा का यह स्वरूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifice. भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। According to this system of belief, if a devotee worship of
the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है. So the deity could be thought of as a human being, lion, tree or any other form. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या पहाड़ या किसी रूप में हो सकते हैं. जैसे जैसे इस विचार को सामाजिक या स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे.